नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ लखनऊ से विमान से लेकर खेड़िया एयरपोर्ट पहुंचे। ताजनगरी में नड्डा और योगी का 7 घंटे तक कार्यक्रम चला। इसके बाद शाम 5:35 पर नड्डा दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। फतेहाबाद रोड स्थित ताज विलास होटल में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक भाजपा ब्रज क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद जारी है। उसके बाद ब्रज क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकें भी होगी। इन बैठकों का मुख्य एजेंडा विधानसभा चुनाव रहेगा। तो वहीं दोपहर 3 बजे फतेहाबाद रोड पर SNJ गोल्ड कन्वेंशन सेंटर में कोरोना योद्धा के रूप में चिकित्सकों को सम्मानित किया जाएगा। सीएम के साथ MSME मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और नगर विकास राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता भी मौजूद होंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। आज सपा महान दल पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन रहा। इस सम्मेलन का आयोजन लखनऊ के सपा पार्टी कार्यालय में किया जा रहा। इस दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। योगी आदित्यनाथ ने भारत के लिए खेलने वाले सभी खिलाड़ी, विशेष रूप से पुरुष और महिला हॉकी की पूरी टीम को राज्य सरकार आमंत्रित करेगी। उनका अभिनंदन करते हुए उन्हें सम्मानित करेगी। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के 10 खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक में प्रतिभाग किया है। राज्य सरकार ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई देती है। उन्होंने कहा कि जिन 7 खिलाड़ियों ने देश के लिए सम्मान हासिल किया है, उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए उत्तर प्रदेश में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा मामलों को लेकर बीजेपी को जमकर घेरा। संजय सिंह ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि यूपी में योगी जी ने नंबर 1 की होर्डिंग लगा रखी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। संजय सिंह ने कहा कि मैं पूछता हूं कि योगी की सरकार किस बात से नंबर 1 पर है। स्वास्थ्य इंडेक्स में यूपी 21वें नंबर पर आ गया। शिक्षा मामलों में इंडेक्स में यूपी 18वें नंबर पर पहुंच गया। महिला सुरक्षा पर बीजेपी झूठ बोल रही, फिर वो नंबर 1 पर कैसी है और इस बात को क्यों बोल रही है। सीएम योगी ने टीम 9 के साथ बैठक करते हुए स्कूल खोलने से संबंधित कई अहम निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि माध्यमिक और उच्च शिक्षा संस्थानों को खोलकर उनमें पढ़ाई कराई जानी है, जबकि उच्च शिक्षा की संस्थाओं में 1 सितंबर से पढ़ाई होनी है। स्वास्थ्य विभाग आगामी सोमवार को स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाहकार समिति की बैठक कर शिक्षण संस्थानों में समयावधि और कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने संबंधी दिशा निर्देश तय करे। बता दें कि सीएम ने प्रदेश में 16 अगस्त से माध्यमिक स्कूलों में कक्षाएं शुरू करने को कहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर बीजेपी को घेरा है। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार विभिन्न योजनाओं की घोषणा के बड़े बड़े दावे सिर्फ विज्ञापनों में ही दिखाई दे रहे। सरकार विज्ञापन और प्रचार में सरकारी धन पानी की तरह बहाती है। जमीनी हकीकत में इसका लाभ अगर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को मिल रहा होता तो क्यों पलायन करने को लोग मजबूर होते। उन्होंने शनिवार को ट्वीट कर कहा कि यूपी के गांव देहातों में रोजी रोटी के घर की वजह से लोग परेशान हैं, बेरोजगार हैं और मजबूरी में लगातार पलायन भी कर रहे हैं, जिन्हें बाहर असहनीय जीवन जीना पड़ रहा है। प्रदेश में औसतन हर दिन 2.5 लाख से अधिक कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं, जबकि पॉजिटिविटी दर 0.01 बनी हुई है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोविड के 28 नए केस सामने आए, जबकि इस दौरान 58 लोग संक्रमण मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 2 लोगों की मौत हुई। वर्तमान में प्रदेश में एक्टिव कोविड केस की संख्या घटकर 586 रह गई। प्रदेश में 98.6% की दर से रिकवरी रेट चल रहा है। वहीं अब तक कुल मामलों की बात की जाए तो 16,85,357 व्यक्ति कोरोना संक्रमित से मुक्त हो चुके हैं। ट्रेसिंग, टेस्टिंग और त्वरित ट्रीटमेंट के मंत्र से अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। बीते 24 घंटे में 2,54,000 सैंपल की जांच की गई, जबकि अब तक कुल 6,72,21,784 सैंपल की जांच हो चुकी है। एक्टिव कोविड केसों की संख्या की बात की जाए तो 286 में से 395 होम आइसोलेशन में हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ प्रदेश में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने औरैया, इटावा और जालौन के जिलाधिकारियों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दिए।
सीएम योगी ने कहा कि बाढ़ क्षेत्रों में तत्काल खाद्य सामग्री और अन्य जरूरी वस्तुएं पहुंचाई जाए। सीएम ने जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह को वाराणसी और बलिया के बाढ़ग्रस्त एरिया का हवाई सर्वेक्षण कर समीक्षा के निर्देश दिए, जिसके बाद पूरी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया। गोंडा में पुलिस विभाग की किरकिरी करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आम जनता की सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे डायल PRB 112 वाहन पर पुलिस के साथ कुछ अन्य लोग धक्का लगाते हुए दिखाई दिए। वीडियो थाना कटरा बाजार से सामने आया है। डायल 112 वाहन पर इस बात का सवाल उठ रहा है कि PRB पर सूचना देने वाले तुरंत घटनास्थल पर पहुंचने का नियम है, लेकिन जिस तरीके से वाहनों पर धक्के लगाए जाएंगे तो क्या पुलिस अपराधी तक पहुंच पाएगी, एक बड़ा सवाल है। फिलहाल जिम्मेदार अधिकारी पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के करीबियों ने बैंक को 107 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। बैंक से लोन लेने के नाम पर मुख्तार के गुर्गों ने बैंक का पैसा हड़प लिया। मुख्य आरोप शकील हैदर मुख्तार अंसारी का बहुत करीबी बताया जा रहा है। शकील ने अपने रियल एस्टेट कंपनी हिंद कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और हिंद ब्लैकटेक कंपनी के नाम पर लोन कराए थे। लोन की रकम उसने खर्च कर डाली, पर एक किश्त जमा नहीं की। बैंक अधिकारियों ने जब उससे संपर्क किया तो वह मुख्तार का नाम लेकर धमकाने लगा। फिलहाल वजीरगंज पुलिस मुकदमा शकील के खिलाफ दर्ज कर उसकी तलाश में दबिश दे रही है। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया, जबकि FIR में मुख्तार अंसारी का जिक्र नहीं है। औरैया में जल शक्ति मंत्री के हवाई सर्वेक्षण और जिला प्रशासन की ओर से आपदा से निपटने की तैयारी की पोल खुल गई। दरअसल बाढ़ग्रस्त ग्राम से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए ग्रामीणों ने पुलिस की जीप पर पुलिस के सामने ही हमला कर दिया। ग्रामीणों की ओर से लाठी चलाने वाले ग्रामीण को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद आक्रोशित महिलाओं और बच्चों ने भी हंगामा करना शुरू कर दिया। वहीं आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने का प्रयास किया। गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज बच्चों की मौत के मामले में प्रकरण में ऑक्सीजन आपूर्ति की लापरवाही के सामने निलंबित चल रहे डॉक्टर कफील खान का इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। डॉक्टर कफील खान के मामले में राज्य सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है कि अब इस मामले में डॉक्टर कफील खान के खिलाफ अब दोबारा विभागीय जांच नहीं होगी। डॉक्टर कफील का निलंबन अब खत्म हो सकता है। राज्य सरकार ने भले ही डॉक्टर कफील खान के मामले में जांच के आदेश को वापस लिया, लेकिन अभी उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट को जवाब देना है। कोर्ट ने राज्य सरकार से 10 अगस्त तक जानकारी मांगी है। यमुना नदी में भीषण बाढ़ आने से इटावा के 5000 साल पुराने सिद्धपीठ मंदिर के प्रांगण में पानी भर गया। मंदिर के आसपास के लोग इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए मंदिर प्रांगण में पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिरों में पानी भर जाने के बाद भी सैकड़ों श्रद्धालु दिन भर वहां पहुंचते रहे और पानी के बीच से गुजरकर माता के दर्शन किए और जयकारे लगाए। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ने कानपुर देहात में बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का दौरा किया। मंत्री साध्वी आज भोगनीपुर तहसील क्षेत्र के मुसान नगर पहुंची, जहां उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनका हालचाल जाना। जरूरतमंदों और पीड़ितों को राशन सामग्री भी बांटी। साध्वी ने खुद नाव में बैठकर हालातों की समीक्षा की। बता दें कि कानपुर देहात में यमुना नदी लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही, जिससे लोगों के घर समेत खेत खलिहानों में पानी में डूब गया। लोग गांव से पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। महोबा में आगामी 10 अगस्त को सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही। महोबा के ऐतिहासिक गोखागिरी पर्वत के सामने स्थित पुलिस लाइन ग्राउंड में टेंट हेलीपैड बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। वहीं पुलिस प्रशासनिक आला अधिकारी ग्राउंड पर पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रतापगढ़ के संग्रामगढ़ जेल में कैदी की मौत होने से हड़कंप मच गया। वहीं जानलेवा हमले के मामले में जेल में बंद कैदी बुदई सरोज की सांस फूलने से मौत हो गई। गंगा का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जिसका जायजा लेने के लिए मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। नीलकंठ तिवारी इस दौरान बाढ़ प्रभावित लोगों को आश्वासन करते हुए कहा कि शासन प्रशासन उनके साथ है और पूरी मदद के लिए तैयार है। मंत्री नीलकंठ तिवारी ने बाढ़ पीड़ितों को तत्काल राहत सामग्री उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया और कहा कि जिन क्षेत्रों में घरों में पानी भर गया उनमें रह रहे लोगों को तत्काल राहत कैंपों में पहुंचाया जाए।
बारिश के चलते गंगा यमुना नदियां उफान पर है। प्रयागराज में गंगा का जलस्तर अलर्ट लेवल को पार कर गया। खतरे के निशान से नदी का जलस्तर महज 87 सेंटीमीटर दूर है। वहीं यमुना 1.52 मीटर खतरे के निशान से दूर है। दोनों नदियों का जलस्तर 3 से 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। संभावना जताई जा रही है कि आज रात तक गंगा यमुना खतरे के निशान को पार कर जाएंगी। शहर के 20 से अधिक मोहल्लों में बाढ़ का पानी घुस गया है। कई लोग घरों को छोड़कर नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे लोग अपने मकान की दूसरी या तीसरी मंजिल पर शिफ्ट हो रहे हैं। किसानों की हजारों एकड़ भूमि पर दलहन तिलहन और धान की फसल डूब गई है। महोबा के कोनिया गांव में खेतों में एक विशालकाय अजगर के आने से किसानों में हड़कंप मच गया। खेत में किसी जंगली जानवर को अपना शिकार बना चुके अजगर को इधर उधर जाते देख किसानों ने मामले की सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधि मंडल ने लखनऊ पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैयद आयम मेहंदी, मौलाना यसूब अब्बास समेत कई धर्मगुरुओं ने कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है। मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि हमारी मांग है कि डीजीपी मुख्यालय से जारी किया जाए पत्र को वापस लेकर दूसरी गाइडलाइन जारी की जाए। पत्र के माध्यम से शिया समुदाय को टारगेट किया गया है। यदि मांगे पूरी नहीं की गई तो ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड आगे की रणनीति तय करेगा। फर्रुखाबाद के शमशाबाद थाना क्षेत्र के नगला नान गांव में खाकी के खुलेआम गुंडई कैमरे में कैद हो गई। पुलिस लकड़ी का खुलेआम अवैध कटान करा रही है, जिसके बाद विरोध करने पर पत्रकार से पीआरबी पुलिस के सिपाही ने अभद्रता की है। फतेहपुर के चांदपुर थाना क्षेत्र में यमुना नदी का जल स्तर बढ़ने से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं गांव में घुसी पानी से ग्रामीण परेशान है, जिसके बाद मौके पर पहुंची राजस्व की टीम नुकसान का आकलन कर रही है। प्रतापगढ़ के हरिहरपुर गांव में जमकर लाठियां चलने का वीडियो वायरल हो रहा है। आबादी की जमीन को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष में जमकर लाठियां चली। वहीं मारपीट में महिलाओं समेत कई लोग घायल हो गए। गाजीपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी घुस गया। 2 दिनों से लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ने से आने वाले पानी ने तबाही मचाना शुरू कर दिया। गंगा का जलस्तर 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रहा है। अमेठी में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। बदमाशों ने बैंक ऑफ बड़ौदा के फ्रेंचाइजी संचालन को कंधे पे गोली मार दी, जिसके बाद उसे मुसाफिर खाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। ग्रामीणों ने 4 बदमाशों को पकड़कर उनकी जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। बाराबंकी के थाना राम सनेही घाट इलाके में जोरावरपुर के नीचे शराब माफियाओं द्वारा पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस सख्त हो गई है। पुलिस अधीक्षक ने मौके का मुआयना कर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। बता दें कि एक दिन पहले ही गांव में अवैध शराब के निर्माण की सूचना पर छापा मारने पुलिस की टीम पहुंची थी, जहां पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया गया। सीतापुर के तंबौर थाना के कतरा रायपुर में समाधान दिवस के पहुंचे पीड़ित परिवार को डीएम एसपी से मिलने नहीं दिया गया और जबरन पुलिस जीप में बैठा कर ले गए। पीड़ित का आरोप है कि 5 महीने पहले दबंगों ने भाई की हत्या कर दी थी, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। चित्रकूट के राजापुर थाना क्षेत्र में मामूली विवाद को लेकर जमकर लाठी डंडे और धारदार हथियार चले। खूनी संघर्ष के चलते दोनों पक्षों के 2 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं वीडियो में पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में लाठी डंडे चलते दिखाई दे रहे हैं। अमेठी के जामो थाना क्षेत्र के जानापुर में एक अनियंत्रित ट्रक ने बुजुर्ग को रौंद दिया, जिसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद ड्राइवर ट्रक को छोड़कर मौके से फरार हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र में पुलिस की ग्रेड चेकिंग की पोल खुल गई। चेकिंग के दौरान कार सवार बदमाशों ने दंपत्ति को लूट लिया, जिसके बाद लूट के विरोध करने पर युवक पर गोली चलाकर घायल कर दिया गया। श्रावस्ती के इकौना थाना क्षेत्र के कैलाशपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें एक महिला और बुजुर्ग समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा कि सरकारी सिख रोड पर दोनों पक्ष अपना कब्जा जमाना चाहते थे, जिसको लेकर विपक्षियों से आए दिन मारपीट होती रहती थी।
बीती रात 11 बजे के करीब विपक्षियों ने बुजुर्ग राम लोचन और कुलाती देवी को मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर घायलों को देर रात मेडिकल के लिए भेजा। वहीं मारपीट में राम लोचन की एक अंगुली कटकर अलग हो गई। बाराबंकी के थाना लोनी कटरा क्षेत्र के पूर्वा गांव में हेडफोन लगाकर रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहे युवक की ट्रेन की चपेट में आकर दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महोबा के परसाहा गांव में अपनी बहन की ससुराल में युवक की फांसी के फंदे से झूल जाने से हड़कंप मच गया। युवक को फंदे से उतारकर आनंद फानन में जिला अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उसे बाहर रेफर कर दिया। गोंडा में सोशल मीडिया पर बयान जारी कर पीड़ित गर्भवती महिला ने न्याय की गुहार लगाई। महिला ने विशाल सिंह नाम के युवक पर शादी का झांसा देकर 7 महीने तक शारीरिक संबंध का आरोप लगाया है। श्रावस्ती के विकासखंड इकौना में दहावर कला में राप्ती नदी इन दिनों तेजी से कटान कर रही है, जिसमें गांव के अस्तित्व पर खतरा मंडराना शुरू हो गया। किसान अपने खेतों की बर्बादी अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन प्रकृति के आगे सब बेबस नजर आ रहे हैं। आगरा थाना बाह क्षेत्र के अंतर्गत बटेश्वर मई गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से फंदे पर अज्ञात युवक का शव लटका हुआ मिला, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी लेकर मृतक युवक की शिनाख्त का प्रयास किया और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उत्तराखंड की वीरांगना तीलू रौतेली की जयंती पर प्रदेश सरकार राज्य की महिलाओं को तीलू रौतेली राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया गया। विभाग की ओर से शुक्रवार को साल 2020-21 के पुरस्कारों के लिए चयनित महिलाओं के नामों की घोषणा कर दी गई है, जिनमें 22 आंगनबाड़ी पुरस्कारों की घोषणा की गई। बता दें कि तीलू रौतेली पुरस्कार की धनराशि 21,000 से बढ़ाकर 31,000 रुपए हो गया, जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पुरस्कार की धनराशि 21,000 रुपए की गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आईटीबीपी एकेडमी मसूरी में आईटीबीपी के 42 सहायक सेनानी एवं 11 सहायक सेनानी के पासिंग आउट परेड समारोह में प्रतिभाग लिया। मुख्यमंत्री सभी 53 प्रशिक्षणार्थियों को बधाई दी, साथ में कहा कि सौभाग्यशाली है कि उन्हें आईटीबीपी जैसे उत्कृष्ट बल में सेवा करने का अवसर मिला है। सीएम ने कहा कि हमारे देश के वीर सैनिकों ने आजादी के बाद हर संघर्ष में अप्रतिम शौर्य का परिचय दिया है। मुख्यमंत्री ने बल के शहीदों को नमन करते हुए कहा कि शहीदों की शहादत के कारण आज हम लोग सुरक्षित हैं। 4 धाम के तीर्थ पुरोहित कई दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं देवस्थानम बोर्ड भंग करने की दिशा में कोई कार्रवाई न होता देख केदारनाथ धाम के 11 तीर्थ पुरोहितों ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखते हुए 11 सदस्यों ने अपना इस्तीफा भेजा। साथ ही केदारनाथ धाम में देवस्थानम बोर्ड के विरोध में अपना आंदोलन लगातार जारी रखने की चेतावनी दी है। उत्तराखंड राज्य के बहुचर्चित कुंभ कोरोना जांच घपले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने देश के 5 शहरों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। देहरादून, हरिद्वार, दिल्ली, नोएडा और हिसार में ईडी की अलग अलग टीमों ने एक साथ छापेमारी की। दिन भर चली इस कार्रवाई के बाद शाम को ईडी ने इसकी जानकारी सार्वजनिक तौर पर साझा की। वहीं उत्तराखंड सरकार की तरफ से पहले ही जीरो टॉलरेंस की बात कही गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जो भी लोग इसके पीछे होंगे या दोषी पाए जाएंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम 2 दिन के कुमायूं दौरे पर हैं। वे कल हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए मजबूती से काम करने को कहा। मीडिया से मुखातिब होते हुए दुष्यंत गौतम ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी और 2022 में भी पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहेंगे। उत्तराखंड के पुलिस कर्मियों के लिए खुशी की खबर है। वह अन्य विभाग की तरफ से उन्हें भी अब साप्ताहिक छुट्टी मिलेगी। साथ ही अगर परिवार में किसी की शादी की सालगिरह या जन्मदिन है तो ऐसे में अब तत्काल छुट्टी मिल जाया करेगी। इसके लिए डीजीपी अशोक कुमार ने आदेश जारी कर दिया है।
सभी विभागों में एक दिन का साप्ताहिक अवकाश रहता है, लेकिन पुलिस विभाग ऐसा विभाग है जहां दिन रात कर्मचारी ड्यूटी पर रहते हैं। उन्हें सप्ताह में एक दिन का भी अवकाश नहीं मिल पाता, जिससे पुलिस कर्मियों के मनोबल पर असर पड़ता है। कोरोना की दूसरी लहर निरंतर दम तोड़ रही है। शनिवार को प्रदेश में 38 व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिले। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमित किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटे में 22,451 व्यक्तियों की कोरोना जांच की गई। कम संख्या में संक्रमित मिलने के साथ संक्रमण दर 0.17% रहा। उत्तराखंड में सर्वाधिक 8 मामले देहरादून से मिले, जबकि पौड़ी में कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित नहीं पाया गया। वहीं कोरोना के नए मामलों में अधिक 59 व्यक्ति स्वस्थ होकर घर गए। 9 अगस्त को आप संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का देहरादून दौरा होगा। अरविंद केजरीवाल दूसरी बार उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। देहरादून पहुंचकर केजरीवाल रोड शो और पैदल मार्च निकालकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे। इससे पहले आम आदमी के वरिष्ठ नेता कर्नल कोठियाल लगातार प्रदेश में युवाओं से मिलकर सीधा संवाद कर रहे हैं। हल्द्वानी में अग्निशमन विभाग के तैनात सिपाही ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा कि सिपाही मुकेश जोशी काफी दिनों से गृह क्लेश के चलते मानसिक रूप से परेशान था, जिसके चलते उसने यह कदम उठाया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हरिद्वार में भारतीय महिला हॉकी टीम की टोक्यो ओलंपिक में अर्जेंटीना से हारने पर टीम की सदस्य वंदना कटारिया के पड़ोसियों ने उसके घर के आगे पटाखे जलाने और परिवार के साथ गाली गलौज और जाति सूचक शब्द कहने पर 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तारी की जा चुकी है, जिसमें अब अंतिम आरोपी सुचित चौहान को थाना सिडकुल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड के मुखिया तीरथ सिंह रावत कल हरिद्वार दौरे पर रहे हैं। वहीं तीरथ सिंह रावत ने सबसे पहले हरिद्वार के पंचदर्शन अखाड़ा में मायावती देवी पहुंचकर पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि तीरथ सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तीरथ रावत ने दावा करते हुए कहा कि उत्तराखंड में दोबारा भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही। चहुमुखी विकास का काम भाजपा ने किया है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ करते हुए नजर आए। 74वें स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर रुद्रपुर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पुलिस, LIU और बम निरोधक दस्ते की टीम ने रोडवेज और शहर के प्रमुख चौराहे पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान संदिग्ध लोगों से पूछताछ करने के साथ ही सामान की चेकिंग भी की गई। रोडवेज बसों में यात्रियों से पूछताछ हुई कि कहां और क्यों जा रहे हैं। LIU के सब इंस्पेक्टर नरेंद्र मालवान का कहना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर यह अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर आगे भी इस तरह के अभियान चलते रहेंगे। प्रदर्शन कर रहे युवा आशीष नौटियाल और निधि गंडवान का कहना है कि युवा लगातार इस मांग को उठा रहे हैं प्रदेश में भू कानून लागू किया जाए, लेकिन सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं ले पा रही, जिसको लेकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं। आगामी मानसून सत्र में सरकार अगर भू कानून को लेकर निर्णय नहीं लेती तो फिर युवा और व्यापक आंदोलन करने को मजबूर होंगे। उत्तराखंड में भू कानून की मांग एक बड़े आंदोलन की भूमिका लेने लगी है। उत्तराखंड के युवाओं ने सरकार से एक मजबूत भू कानून की मांग को लेकर राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार से मांग की कि वो जल्द ही इस पर निर्णय ले। चलिए ताबड़तोड़ में बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए जनता न्यूज। नमस्कार।